हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 65 यानी कि 65 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चन डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 66 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज फाइनली एबलिश्ड विद अ फ्यू एक्सेप्शन इन द। तो औद्योगिक लाइसेंसिंग को अंततः खत्म कर दिया गया था कुछ अपवादों के साथ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को कब खत्म किया गया था। तो कब खत्म किया गया था? तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के तहत, यानी कि औद्योगिक नीति जब 1991 में आई थी तब जो है तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में अपनाई गई थी तब जो है तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया था। ये आप यहाँ पर कह सकते हैं। अब देखो ये जो साल है 1991, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन एक तो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि 1991 में जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई थी तब हमारे देश में जो प्रधानमंत्री थे वह कौन थे। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे। तो ये दो क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री कि 1991 में जब इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई थी तब हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और हमारे वित्त मंत्री कौन थे उस टाइम? तो वो थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह हमारे उस समय वित्त मंत्री थे। तो ये दो पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्लियर होने चाहिए जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर बात की जाए, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू। तो मुद्रा के अवमूल्यन से होता है। अब देखो डीवैल्यूएशन की यहाँ पे बात की गई है तो मुद्रा के अवमूल्यन से एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी कि जो एक्सपोर्ट होते हैं वो बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंपोर्ट ट्रेड, यानी कि जो इंपोर्ट होते हैं वो घटते हैं। ऑप्शन सी एक्सपेंशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आयात प्रतिस्थापन का विस्तार होता है। यानी कि ये सभी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा के अवमूल्यन से ये सारे फैक्ट होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब डीवैल्यूएशन की यहाँ पे बात की गई थी तो सिंपल फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं कि डीवैल्यूएशन होती क्या है, तो डीवैल्यूएशन होती है मुद्रा के मूल्य को कम करना। अब मुद्रा के मूल्य को कम करना तो इससे आप क्या समझोगे? यानी कि आप देखो ये है $1, तो $1 के मुकाबले जो है तो कितने इंडियन रुपये हैं प्रेजेंट में? तो वो अराउंड जो है तो 79 या फिर 80 जो है तो अराउंड झूल रहे हैं। ये आप यहाँ पर कह सकते हो। पर देखो जब भी जो सरकार होती है वो डीवैल्यूएशन करती है, यानी कि मुद्रा के मूल्य को कम करती है, तब $1 चला जाता है लगभग 85 चला जाएगा या फिर 90 तक भी चला जा सकता है। तो ये हो गया हमारा डीवैल्यूएशन। और डीवैल्यूएशन जब भी होगा तो एक्सपोर्ट जो है तो बढ़ेंगे, यानी कि एक्सपेंशन होगा एक्सपोर्ट का और कॉन्ट्रैक्शन होगा इंपोर्ट का। ये पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि डीवैल्यूएशन से होता क्या है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब डीवैल्यूएशन किया जाता है तब डोमेस्टिक प्राइस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जो डोमेस्टिक प्राइस होते हैं वह इंक्रीज हो जाते हैं। ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब ये जो डीवैल्यूएशन है यानी कि मुद्रा के मूल्य को कम करना, तो टोटल जो है तो हमारी कंट्री में कितनी बार जो है तो डीवैल्यूएशन किया गया है? तो टोटल जो है तो 3 बार जो है तो अब तक डीवैल्यूएशन किया गया है। और कब कब किया गया है वो डेट्स आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो एक तो किया गया है 1949 में, 1949 में। एक किया गया है 1966 में और एक किया गया है 1991 में। ये डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बनती हैं। अब देखो 1949 की जब भी बात आएगी तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1991 का मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। अब 1966 उस समय हमारे प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्री थे। तो वो 2 प्रधानमंत्री कौन थे वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आपने गूगल करना है, गूगल पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है। द प्रेजेंट इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन। तो भारत की वर्तमान मौद्रिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत की जो वर्तमान मौद्रिक प्रणाली है यानी कि मॉनेटरी सिस्टम है वह मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम यहाँ पर कहा गया है तो आई थिंक आप में से कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहले तो हम देख लेते हैं कि जब
प्रेजेंट में जो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम है वह बेस है मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर। तो इसको अडॉप्ट कब किया गया था? इसको अडॉप्ट किया गया था 1956 में, 1956 में। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, ये क्या होती है? यानी कि हम कह सकते हैं कि मिनिमम जो है तो 200 करोड़ जो है तो फॉरेन करेंसी हमारे आरबीआई के पास होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो है तो 200 करोड़ मिनिमम जो है तो फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। और उसमें से भी इस 200 करोड़ में से भी जो 115 करोड़ है वह गोल्ड की फॉर्म में होनी चाहिए। ये कहता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आई थी मॉनेटरी सिस्टम की, तो एक क्वेश्चन हम हर बार डिस्कस करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो वो करते हैं आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई की यहाँ पे बात आई है, तो आरबीआई के बारे में हमने बहुत से दिनों से डिस्कस नहीं किया हुआ है, तो आज हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरबीआई के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और उस समय इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया था कोलकाता में। वहीं पर अगर बात की जाएगी कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। ये डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बनती हैं। और अगर प्रेजेंट की अगर बात की जाएगी तो प्रेजेंट में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। आरबीआई के लोगों पर किस किस का चित्र होता है? तो वह एक तो पाम ट्री का चित्र होता है और एक टाइगर का चित्र होता है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। पाम ट्री को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो पाम ट्री को हिंदी में कहा जाता है ताड़ का पेड़। और ये जो टाइगर है इसका भी पूछा जाता है कि ये जो टाइगर आरबीआई के लोगों पर है तो यह कौन सा टाइगर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यह है रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर। फिर आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे ओसबोर्न स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। और प्रेजेंट की अगर बात की जाएगी कि प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वो हैं शक्तिकांत दास, जो कि कितने नंबर के हमारे आरबीआई के गवर्नर है? तो वह 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे बता दिए। ये सारे के सारे आपने यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा, 2 क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ जो कि मैंने आपको बताए हुए हैं। एक तो क्वेश्चन है सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी और प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हर साल जो है तो आरबीआई में जो है तो आरबीआई जो है तो हर साल कितनी बार मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है? ये भी आप नीचे कमेंट्स में बताओ। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है। द स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ लंदन स्टॉक मार्केट इज रेफर्ड एज। तो लंदन स्टॉक मार्केट का स्टॉक मार्केट इंडेक्स किसे संदर्भित है? तो वह FTSE से संदर्भित है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब FTSE की यहाँ पे बात की गई है FTSE यानी कि आप कह सकते हो फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो यही इसी से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे टोक्यो का आपसे पूछा जाता है, टोक्यो जो है तो किसकी कैपिटल है? तो यह जापान की कैपिटल है। तो टोक्यो का आपसे पूछा जाता है कि टोक्यो स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है तो कौन से मार्केट इंडेक्स में इसको रेफर किया जाता है? तो इसको रेफर किया जाता है निकी में। किस में किया जाता है? निकी में इसको रेफर किया जाता है। वहीं पर आपसे जो है तो हमारे इंडिया का भी पूछा जाता है। आपसे हमारे इंडिया का पूछा जाता है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वह किसे रेफर करता है? तो वो करता है सेंसेक्स को, जो कि ऑप्शन सी में देकर के रखा है। वहीं पर आपसे पूछा जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वह किसे संदर्भित करता है? तो वो करता है निफ्टी को, जो कि ऑप्शन डी में देकर के रखा है। तो ये भी कुछ एक पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल टर्म। तो निम्न में से कौन सा जो वित्तीय शब्द नहीं है? आप सभी को पता है कि अल नीनो इफेक्ट। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अल नीनो प्रभाव जो है तो एक वित्तीय शब्द नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल टर्म नहीं है। यह जो है तो एक जियोग्राफिकल टर्म है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी ये सारी इन्वेस्टमेंट हो गया, RTGS हो गया, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हो गया, ये सारे के सारे जो है तो फाइनेंशियल टर्म है। ऑप्शन बी में है RTGS है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है। आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगती है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दिया करो। अच्छा, कुछ एक क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश और हिमाचल के देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 161 है। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आप सभी को पता है कि डॉक्टर YS परमार। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे विधानसभा से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जयवंत राम। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो वो थे NC नंदी।
तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो वो थे KL मेहता, ये भी आपको पता होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला सदस्य कौन थी, तो वो थी विद्या स्टोक्स। ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये सारे के सारे आपने यहाँ पर नोट रखने हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष हमने देखे जयवंत राम, अच्छा पहले उपाध्यक्ष कौन थे वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी हमारे हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो वो थे S चक्रवर्ती, और फर्स्ट जो है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक विस्तार कितना है, तो वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आजकल यानी कि 2022 के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार यानी कि लैटिट्यूड एक्सटेंशन कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार जब भी पूछेंगे तो वो हो जाएगा 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर के 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तर। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये तो हमने देखा अभी हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार यानी कि लैटिट्यूड एक्सटेंशन। वहीं पर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन, तो वो कितना है, तो वो है 75 डिग्री 47 मिनट से लेकर के 79 डिग्री 04 मिनट तक, 04 पूर्व यानी कि ईस्ट। ये आपको पॉइंट यहाँ पर पता होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। हिमाचल प्रदेश की 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है, तो वो है 68,64,602, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है और शिशु लिंगानुपात कितना है वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 163 की बात की जाए, द हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल एंड स्पीति इज, तो लाहौल और स्पीति का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है केलांग में। हमने प्रीवियस हिमाचल वाली वीडियो में ही डिस्कस किया हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हमने देखा लाहौल स्पीति का मुख्यालय। कई बार यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कांगड़ा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कांगड़ा का हेडक्वार्टर है धर्मशाला में, ये आपको पता होना चाहिए। सिरमौर का कहाँ पर है, तो वो है नाहन में, और किन्नौर का कहाँ पर है, तो वो है रिकांगपिओ में। और वहीं पर आपसे पूछा जाता है पांगी जो कि कहाँ पर पड़ता है, तो वो पड़ता है चंबा में। तो पांगी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है किलाड़ में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 164 है, गुम्मा एंड द्रंग आर फेमस फॉर, तो गुम्मा और द्रंग किसके लिए फेमस है, तो गुम्मा और द्रंग आप सभी को पता है कि यह नमक की खाने हैं। कहाँ पर है, तो यह डिस्ट्रिक्ट मंडी में है और यह रॉक साल्ट है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने मंडी की बात की, तो मंडी और सुकेत में कुछ एक स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हो, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो सुकेत है, तो सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी और मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो सुकेत रियासत की स्थापना की थी वीरसेन ने। किसने की थी, वीरसेन ने, और 765 ईस्वी में की थी। जबकि मंडी रियासत की स्थापना की थी बाहुसेन ने और 1000 ईस्वी में की थी। तो ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। सुंदरनगर शहर की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी गरुड़ सेन ने। किसने की थी, गरुड़ सेन ने। अच्छा, सुकेत रियासत के अंतिम राजा कौन थे और मंडी रियासत के अंतिम राजा कौन थे, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 165 है, ही इज़ नॉट फैमिलियर दिस लोकेलिटी, तो ही इज़ नॉट फैमिलियर विद दिस लोकेलिटी। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 की अगर बात की जाए, तो एंटोनियम आपको यहाँ पर बताना है विंडिकेट का। एंटोनियम यानी कि विपरीतार्थक शब्द। तो विपरीतार्थक शब्द बताने के लिए आपको पहले विंडिकेट का हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। तो विंडिकेट का हिंदी मीनिंग होता है साबित करना या फिर समर्थन करना। तो समर्थन करना का आप अपोजिट मीनिंग देखोगे तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, सेंसियोर। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसका हिंदी मीनिंग होता है निंदा करना यानी कि कंडेम करना। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 की अगर बात की जाए, मीनिंग आपको बताना है ईडियम का, ईडियम एंड फ्रेज का, यानी कि मुहावरा आपके पास दिया गया है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका आपको जो है तो मीनिंग बताना है। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इरेगुलरली। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अनियमित रूप से बिखरा हुआ आप यहाँ पर कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 168 की अगर बात की जाए, सर्वनाम शब्द आपको यहाँ पर बताना है, तो वो हो जाएगा कोई। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 की अगर बात की जाए, शक्तिहीन में समास होगा तो वो होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 की अगर बात की जाए, जिसकी उपमा न हो, तो जिसकी उपमा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो हो जाएगा अनुपम। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।